हाँ जी, बोलिए कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद केमिस्ट्री की क्लास में आए हम लोग। अच्छा, अभी तक कुछ लोगों का लाइव चल रहा था, फिर से गड़बड़ हो गया। हम तो परेशान हो गए हैं भाई इस अपडेट से, है ना। और ऊपर से सुबह से केमिस्ट्री क्लास, बायो क्लास अभी तक नहीं आई है। एकदम परेशान है हम, क्या बताएं। गुड इवनिंग अंशिका, अनुष्का, गुड इवनिंग सभी को। भाई हम क्या कर सकते हैं, ये जो इस पे अपडेट आया ना कि मुझे एकदम परेशान कर दिया। इससे बढ़िया बिना अपडेट का था, क्या बताएं हम। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो दिन की प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी सब चीजें। जय माँ सरस्वती सभी को। हम्म हम्म हम्म। क्लास स्टार्ट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अजय, ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। सुमन, नो हैंड राइट प्लीज। ओके, नो हैंड राइट प्लीज। ठीक है, कुछ चीजें हम लोग जानेंगे जो कि हम लोगों को पहले से जानना चाहिए था। कुछ चीजों में क्या जानना है हम लोगों को, जानना है कुछ तत्वों का नाम। जैसे रॉक साल्ट किसे कहा जाता है, रॉक सॉल्ट किसे कहा जाता है बताओ। NaCl को कहा जाता है। रॉक साल्ट किसे कहा जाता है, NaCl को कहा जाता है। ठीक है, सोडा एस किसे कहा जाता है, सोडा एस, सोडा एस किसे कहा जाता है बताओ। Na2SO4 को कहा जाता है। ये Na2CO3, सॉरी क्या भैया, CO3 को कहा जाता है ना। कुछ चीजें हम लोग जानेंगे जो कि जानना चाहिए केमिस्ट्री में, पहले से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था। बेसिक क्लियर नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं। धावन सोडा, धावन सोडा किसे कहा जाता है, धावन सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा किसे कहा जाता है, धोने वाला सोडा। Na2CO3 इंटू 10H2O ना, Na2CO3 इंटू 10H2O इसे कहा जाता है, धावन सोडा को। ठीक है ना, इन चीजों को याद कर लेना। एक आता है बोरेक्स जिसे आप लोग सुहागा कहते हो, Na2B4O7 इंटू 10H2O, बोरेक्स, रेक्स जिसे हिंदी में सुहागा कहा जाता है। जो सिंदूर होता है उसी को कहा जाता है सुहागा। इसे इसका नाम होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये होता है बोरेक्स का सूत्र, फार्मूला। ये होता है बोरेक्स का सूत्र या फार्मूला। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है, चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है बताओ। चिली साल्ट पीटर किसे कहा जाता है। अच्छा, 10th का चीज नहीं पढ़े हो इसीलिए तो मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। चिली साल्ट पीटर कहा जाता है NaNO3 को, NaNO3 को चिली साल्ट पीटर कहा जाता है। चिली साल्ट पीटर कहा जाता है, NaNO3 को कहा जाता है। सब याद है, बहुत बढ़िया। सब याद है तो बताओ हमें। हाइपो, सब याद है तो एक बताओ, साल्ट केक किसे कहा जाता है, साल्ट केक किसे कहा जाता है बताओ। सब याद है तो बताओ, सॉल्ट केक किसे कहा जाता है बताओ। अनुष्का ऑफिस में, अनुशुभम, अनुष्का और सुमन दोनों से पूछ रहा हूं, सॉल्ट केक किसे कहा जाता है। हाँ शिवदयाल, कुछ लोगों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैं मानता हूं, क्योंकि ऐप में कुछ अपडेट आया था। अपडेट की वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग सही करवाने पे कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी होता रहता है, इसीलिए मैं जल्दी अपडेट लाने नहीं चाहता हूं, लेकिन ला दिया हूं तो मैं फंस गया हूं, क्या करूं। अब उसे सही करवाने में समय लग रहा है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अरे मेरा फेस देख लो, देख लो जानवी, मेरा फेस क्या हो गया बताओ। और कुछ, अजय सर आज आ गए हैं, मिलेंगे अजय सर से।
मेरा फेस नहीं दिख रहा जानवी, तो आप ऐप को बंद करके फिर से खोलो, चूज देखने लगेगा। हाँ, साल्ट केक को क्या कहा है, Na2SO4। रोशनी कुमार एकदम सही जवाब, Na2। और जो करे थे मुझे सब याद है, वो नहीं बता पाए। रोशनी कुमार ने बता दिया Na2SO4। 1 2 3 4 5 6, छठे हो गया है। बस करें, बस करें। नहीं अभी थके होके हुए, कल कॉल उठवाना है। बस करें ना, आगे चलें, आप पढ़ें। आगे पढ़ोगे सोडामाइड, सोडामाइड, सोडामाइड पढ़ोगे, सोडामाइड पढ़ोगे, NaNH2, ये सोडामाइड होता है, इसे भी याद रखना। आगे पढ़ोगे सोडामाइड, NaNH2, इसे भी याद रखना ना, इसे भी याद रखना, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। हालांकि मैं आपको ऐसे ही बता दिया कुछ तत्व, मैं कल से ब्लॉक वाइज तत्वों को याद कराने स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कल से मैं ब्लॉक वाइज, देखो दो चीजें हैं। पहले इस लेक्चर को लेने में आप लोगों को लगता था करीब में 400 MB, अब लगेगा 150 से 200 MB, ठीक है। अगर आप लोग हैंड्राइज का सिस्टम हटवा दो तो इससे भी कम लगेगा, हैंड्राइज के सिस्टम से ज्यादा लगता है, ठीक है। मैं बता दूं, ठीक है, यही बात है, समझे। 150 से 200 MB 1 घंटे में हो जाएगा, 1 घंटे क्लास 150 से 200 MB में लगता है, जबकि यूट्यूब 300 MB लेता है, ठीक है। समझे ना। अब कुछ अभी जल्दी नहीं हटवाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हटवाने के बाद देख रहे हो, डाटा कम करवाए, उसके बाद कितने लोगों की क्लासें बंद हो गई, इसको सही करवाने में कितना समय लग रहा है। और ऊपर से बायोलॉजी की क्लास सुबह से अभी तक नहीं आई हुई है, वो भी प्रॉब्लम हो गई, प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है। क्या करें, मैं हटवाने के चक्कर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है, हम क्या करें, ठीक है। अब कुछ हटेगा उठेगा नहीं, चुपचाप पढ़ाई होगी। अब दोबारा अपडेट जल्दी नहीं लाऊंगा मैं, मैंने कुछ अच्छा के लिए किया लेकिन बुरा हो गया। मैं बताऊं, इतने लाखों वर्ड में कोडिंग किया जाता है, कहीं एक दो शब्द में गड़बड़ी हो गई, उसी की वजह से कुछ ही लोगों के नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है, सबके पे नहीं आ रहा है। कुछ ही लोगों के नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है, सबके पे नहीं आ रहा है। अब वो जो प्रॉब्लम, उसको सही करने के चक्कर में परेशानी हो जा रही है, हम क्या करें ना। प्रॉब्लम को सही करवाने के चक्कर में प्रॉब्लम। अभी लाखों आप लोग करोगे बीटेक वगैरह आगे, IT से करोगे, सब चीजें समझ में आएंगी। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, सब चीजें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को, आगे करोगे तो। अनुष्का आपका सही हो गया ना। अनुराग आई है क्या, अनुराग, अनुराग क्लास में है, अनुराग क्लास में है कि नहीं। हाँ अभी मैं करवा रहा हूं ना, अनुराग क्लास में नहीं है क्या। देखो अब आपको आज 41 से लेकर 50 तक के तत्वों को लिखना है, उसके बाद हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो भाई डेली लिखते हैं लिख डालो। हाँ आई हो, चलो ठीक है, मतलब श्रेया आई हो ना। आपके दोस्त, आपके दोस्त श्रेया, सीमा, क्या रीमा और राहुल जो आपके दोस्त हैं, बताओ क्लास में आ गए हैं। अरे लेकिन तो उस वाले क्लास में तो आए थे ना, फिजिक्स वाले में, फिजिक्स वाले में भी नहीं हुआ था। बाद में मिल लेना जैसे से। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं, क्या बताऊं मैं, अपडेट लाके मैं खुद ही परेशान हो गया। अच्छा उनसे कर दीजिए जिनके जिनके मोबाइल में नहीं चल रहा है, संभव हो सके तो अपने पड़ोसी से मोबाइल को भाड़े पे मांग ले 1-2 दिन के लिए, तब तक मैं इधर सही करवा दूंगा। अच्छा 50 के ऊपर जाएगा तो 51 से 60 लिख दीजिए, चलो 51 से 60 लिखिए, फटाक से लिखिए, मैं आगे चलता हूँ क्लास में। 51 से 60 लिखिए सभी लोग फटाफट, 51 से 60 देख कर ही लिखिए। अच्छा विशाल आपका आ गया, बहुत बढ़िया विशाल। जानवी झा, और कैसे हो जानवी आप।
कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? अच्छा, अच्छी बात है, ठीक रहना चाहिए। ओनली लाइव क्लास आता है? हो जाएगा विशाल, धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएंगी। मैं भी सही करवाने में लगा हूं, क्या बताऊं विशाल। मेरा फेस नहीं दिख रहा है। जानवी, आप ऐप को बंद करके फिर से खोलो, सही हो जाएगा। मैं खुद ही परेशान हूँ विशाल, क्या बताऊं मैं, आज दिन भर एकदम परेशान रहा, नहीं कुछ हुआ सही। कुछ लोगों का सही हो गया, कुछ लोगों का नहीं सही हुआ। चलो स्टार्ट करें हम लोग तब। ये 51 से लेकर 60 तक तो रिवाइज कर रहे हैं, तो एक बार लिख दो सभी लोग, सभी लोग लिखो। मैं कोशिश कर रहा हूं विशाल, मैं कोशिश कर रहा हूं, इतना आसान नहीं होता, ये बहुत लंबा लंबा कोडिंग करना होता है, यूट्यूब पे डाल के सर्च करना कि ऐप पे कोडिंग कैसे किया जाता है ना, यूट्यूब पे डाल के सर्च करना। रातों भर काम हुआ है, तब जाके थोड़ा मोड़ा कुछ लोगों का सही हुआ, कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ। बस क्यों? क्योंकि आप लोगों की लाइव क्लास में पहले 400 MB लगता था, अब 150 से 200 MB लग रहा है, अधिकतम 250 MB लग रहा है। बहुत लफड़ा होता है कोडिंग में, इंजीनियर्स रात भर परेशान हुए, फिर भी अभी तक कुछ लोगों को हुआ है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है। ये चैप्टर लंबा चलेगा, अभी इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिनको लिखना था और लिख दिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस चैप्टर के बाद में भी मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे अभी तक हम लोग? राउल्ट का नियम पढ़ा था, राउल्ट के नियम पढ़े थे, जो कि किसके लिए था? राउल्ट का नियम जो हम लोग पढ़े थे, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन अवनमन से संबंधित था। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम था, जो कि था पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू एच से। यही था राउल्ट का नियम, यही था ना, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर था ना। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम था, यही पढ़े थे हम लोग अभी तक ना। लेकिन आज हम लोग राउल्ट का नियम ही पढ़ेंगे। ये जो था, इसमें हम लोग क्या बोल रहे थे डब्बे में? अरे यार, ये देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? डब्बे में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल रहे थे। क्या घोल रहे थे? डब्बे में अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम लोग घोल रहे थे। डब्बे में क्या घोले थे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम लोग क्या कर रहे थे? घोल रहे थे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल रहे थे। तब यह राउल्ट के नियम यह वाला निकला था, तब यह राउल्ट का यह नियम निकला था ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? वाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलेंगे, तब एक नया राउल्ट का नियम निकलेगा, यानी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक अवाष्पशील विलेय पदार्थ हम लोग घोल रहे थे, तब राउल्ट का नियम निकला हुआ था। अब वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। ध्यान लेना, बोर्ड में जो पूछता है यही ज्यादा पूछता है, लेकिन मैं अपने नाम के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि एक आध दो बार पूछा गया है, तो कौन ना सही इस बार भी पूछा जा सके। मैं इसलिए अपने नाम के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, मैं अपने नाम के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं कि सर आपने बताया नहीं था, पूछ दे। बहुत पहले पूछा गया था, इसलिए मैं बता देता हूं। क्वेश्चन का पहचानना आपका काम है कि वाष्पशील विलेय वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्ट का नियम है कि वाष्पशील विलेय से संबंधित राउल्ट का नियम है। मैं दोनों चीज करा दूंगा, दोनों इस पे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उस पे क्वेश्चन मैं आगे करा दूंगा। ठीक है, पहचानना आपका काम है। हाँ, एक दो बार मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग करिएगा सभी लोग। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, वाष्पशील विलेय
युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ठीक है, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। बात को समझना सभी लोग ध्यान से, कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा, नहीं तो सर के ऊपर से उड़ेगा, मैं कहूंगा जाके तुम ही लोग पकड़ के लेकर आओ, मैं दोबारा नहीं पकड़ने जाऊंगा, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, खुले आम एकदम चैलेंज से कर रहा हूं। जिसको समझना है एक बार में समझ लेना, जिसको भी समझना है एक बार में समझ लेना, पूरा कमेंटबाजी बंद करना, पूरा ध्यान यहां पे देना, पूरा ध्यान यहां पे देना। ठीक है, देखना हमारे पास क्या है, दो पदार्थ है, पदार्थ ए है और यहां पे वाष्पशील पदार्थ बी है। ठीक है, और इसे हम लोग मिलाए हैं यहां पे एक डब्बे में, तो यहां पे डब्बे में ए प्लस बी एक विलयन बना दिए, यानी एक गिलास, ये गिलास है, अरे गिलासवा जिसमें पनिया पीते हो आप लोग, वही गिलासवा वाला पनिया है, इसको लाके इसमें एक गिलास ये डालेंगे, एक गिलास ये डालेंगे, एक नया विलयन बन जाएगा, एक नया विलयन बन जाएगा, वो भी वाष्पशील विलय वाला विलयन बनेगा ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है यहां पर, ये क्या है, शुद्ध वाष्पशील विलय है, ये आपका शुद्ध वाष्पशील विलय है, ये क्या है आपका शुद्ध वाष्पशील विलय है। ठीक है, और बी क्या है, ये आपका शुद्ध वाष्पशील विलय है, क्या है ये बताइए, वह एक बार बताइए सभी लोग, ये क्या है आपका शुद्ध वाष्पशील विलय है। देखो भाई समझना सभी लोग ध्यान से, नहीं मैंगो कोल्ड ड्रिंक मत समझना भाई, ये आपका क्या है भाई, शुद्ध वाष्पशील विलय है। क्या भाई ये बताओ, ये आपका शुद्ध वाष्पशील विलय है। प्योर है, हाँ। और यहां पे बी एक तरह से समझ लिए विलायक है, विलायक है, विलायक है। ठीक है, बी क्या है आपका यहां पे, शुद्ध वाष्पशील विलायक है। बी क्या है, शुद्ध या वाष्पशील विलायक है। ए शुद्ध वाष्पशील विलय है और बी विलायक है, दोनों के एक बार घुमरा के मिलाया गया और यह विलयन बना, यह क्या बना, विलयन बना, यह आपका विलयन बना। ठीक है, यह आपका विलयन बना ना। ठीक है, समझे, हम ये मान लेते हैं कि पी नॉट ए ये शुद्ध, ये पी नॉट ए जो है आपका शुद्ध ए का वाष्प दाब है, शुद्ध ए का वाष्प दाब है। बात समझना, पी नॉट ए शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी शुद्ध बी का वाष्प दाब है, शुद्ध बी का वाष्प दाब। पी नॉट ए शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी शुद्ध बी का वाष्प दाब है। ठीक है, पी नॉट ए शुद्ध ए का वाष्प दाब, पी नॉट बी शुद्ध बी का वाष्प दाब है। समझे, समझे, समझे सभी लोग, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। अब हम लोग ये मानते हैं कि यह देखो भाई, ये शुद्ध था, ये भी शुद्ध था भाई, इसको मिलाएंगे जब ये विलयन बन जाएगा, तो विलयन में भाई साहब मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मुझे इतना पता होना चाहिए कि आपको पता हो। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो शुद्ध आपका पी नॉट ए जो था और यहाँ पे पी नॉट बी था, इसको मिलाएंगे जब दोनों को एक में, तो ये पी नॉट ए नहीं रह जाएगा, कुछ ना कुछ घटेगा या बढ़ेगा, पी नॉट ए नहीं रह जाएगा, कुछ ना कुछ घटेगा या बढ़ेगा। ये तो बात आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो फिर से हो जाए तो बढ़िया रहेगा। भाई साहब अगर ये आपके डब्बे में एक गिलास पानी है, ये लिए दूसरा गिलास पानी, इसको इसमें मिलाए तो इसमें मान लीजिए थोड़ा सा कम मीठा था और ये थोड़ा ज्यादा मीठा था, ज्यादा मीठा। जब इसको इसमें मिलाए आप, तो ये जो विलयन बना है ना, ये समान न, इसके कुछ अलग मीठा होगा, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आप लोगों को।
मतलब ये इसको इसको मिलाएंगे इसमें तो ये कुछ नया बनेगा ना, तो नया बनेगा इसका वास्दाब, तो पी नॉट ए तो रह नहीं जाएगा, यहाँ पे कुछ पी नॉट नया पी ए नया वास्दाब बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ए का आंशिक वास्दाब, आंशिक वास्दाब कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे इसी तरह से, पीबी बी का आंशिक वास्दाब। समझेगा सभी लोग, पीबी बी का आंशिक वास्दाब है। होगा कि नहीं, चेंज तो होगा भाई, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ही भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा कुछ ना कुछ चेंज नहीं होगा कि नहीं होगा, बताओ, सेम तो नहीं रहेगा। जब मिलाने के बाद जो विलयन बना है, इसका ए का जो वास्दा था पी ए हो जाएगा, बी का वास्दा पी बी हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा भाई, सेम तो नहीं रहेगा। अगर आपके अंदर थोड़ी सी होगी है तो आप समझ जाओगे कि हाँ कुछ ना कुछ चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा इसके बराबर। आप तो इतना समझी जाओगे, आप तो इतना समझाओगे यार, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा ए और बी में, होगा ना। हाँ होगा कुछ ना कुछ चेंज, अब ध्यान से समझना। तो राउल्स का नियम क्या कहता है, राउल्स का नियम कहता है ना, ये जो आंशिक वास्दाब था ना, ये जो आंशिक वास्दाब, ये आंशिक वास्दाब पी ए जो था ना, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, और ये पी बी जो होता है ना, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के। ये होता है एक्स ए क्या है मुझे नहीं बताना चाहिए, आप लोगों को पता देना चाहिए, डिफिनेशन लिखवा देंगे, परेशान मत होना सभी लोग, पहले समझना, उसके बाद मैं डिफिनेशन लिखा दूंगा, ये भी बता दूंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कब पूछा जाता है, सब कुछ मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन पूछना, पहले इसे लिखना सभी लोग। एक्स ए क्या है, ए के मूल प्रभाज के या बी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। एक तरह से समझ लो कि वही होता है, जिस तरह से आपने आपेक्षिक वास्दाब से संबंधित राउल्स का नियम पढ़े थे, वही सेम होता है, एक तरह से ये समझ सकते हो, ये आप समझ सकते हो कि दोनों सेम ही होता है। आपेक्षिक वास्दाब में था क्या, विलय के अवास्तविक विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती था किसका, आंशिक वास्दाब में अवनमन जो था। यहाँ पे आंशिक वास्दाब, अगर ए का आंशिक वास्दाब ए के मूल प्रभाज के समानुपाती, बी का आंशिक वास्दाब बी के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, सेम ही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो नया कांस्टेंट यूज करते ही ये हो जाता है, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाता है, और ये हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। बताओ ये कांस्टेंट पी नॉट ए पी नॉट, अच्छा यहाँ पे पी बी रहेगा, ये हम लोग यूज करते हैं, स्टेटमेंट अभी लिखवा रहे हैं, मतलब समझ लेना सभी लोग, समझे। कांस्टेंट के नहीं यूज करेंगे, यहां पर ये रखते हैं, हमेशा के नहीं चलता है, के का मतलब समझ लो ये पी नॉट है, ये समझ लेना, के जगह पे पी नॉट रख दो, ठीक है। ऐसा होता है भाई, क्यों होता है, क्योंकि किताब में दिया है, हम भी कहीं से, मतलब हमें भी कोई पढ़ाया होगा तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी नहीं, जो सच्चाई है, मुझे भी मेरे सर ने पढ़ाया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपको पढ़ाने लायक बनाया, तो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। आप में से काफी लोग टीचर बनेंगे, वो भी किसी को पढ़ाएंगे, है ना, बात तो सही है। तो सिंपल सी बात है, यहां पी नॉट ए यहां पी नॉट बी होगा, ठीक है, ये समझे। अब देखो ये विलेन ए और बी से मिलकर बना हुआ है, ए और बी से मिलकर ये विलेन बना हुआ है, ए और बी से मिलकर बना हुआ है विलेन। तो ए और बी दोनों का अगर वास्दाब देखा जाए, दोनों का वास्दाब पी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, पी ए प्लस पी बी, यही हो जाएगा, पूरा विलेन का वास्दाब तो पी यही हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे विलेन बन जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे पी ए पी बी का मान रख देते हैं, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट एक्स बी, ये हो जाएगा आपका। क्यों भाई, यही राउल्स का नियम होता है।
यही राउल्स का नियम होता है। पी नॉट एक्स से पी नॉट एक्स भी दोनों जोड़ देंगे। क्यों भाई, हो जाएगा राउल्स का नियम। हाँ, यही हो जाएगा। इसमें क्या, किसी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है तथा कुल वाष्प दाब विलय तथा विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। अगर स्टेटमेंट लिख चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब लिखना सभी लोग, किसी भी स्टेटमेंट लिखना, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। भाई सीधी सी बात है, जैसे पी वाले का आंशिक वाष्प दाब उसके ए के मोल प्रभाज अनुपाती, इसी तरह पीबी का आंशिक वाष्प दाब पीबी के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो हम वही लिखेंगे, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है तथा कुल विलयन का वाष्प दाब क्या, विलय तथा विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। कुल विलयन का वाष्प दाब विलय का और विलायक दोनों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। सिंपल है। तथा कुल विलयन का वाष्प दाब लिखना सभी लोग, तथा कुल विलयन का वाष्प दाब विलय तथा विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है, आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। ये है आपका एक तरह से राउल्स का नियम, विलियम स्टेटमेंट। भाई ये स्टेटमेंट है, सभी को याद हो गया। किसी भी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब, देखो वाष्पशील पदार्थ ये है, ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक वाष्प दाब उसके ए के मोल प्रभाज के समानुपाती, बी है, बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है तथा कुल विलयन का वाष्प दाब जो होता है दोनों के अलग अलग आंशिक वाष्प दाब के योग के समानुपाती होता है। दोनों के अलग अलग क्या, अलग अलग मोल प्रभाज, आंशिक मोल प्रभाज के योग के समानुपाती होता है। क्यों भाई, याद हो गया सभी को स्टेटमेंट? एक बार लिख दो ये स्टेटमेंट, यही तो वाष्पशील पदार्थ युक्त राउल्स का नियम है। बताओ याद हुआ सभी को कि नहीं? क्वेश्चन कैसे बनेगा आगे बताऊंगा मैं, याद हुआ कि नहीं सभी को? सिंपल है, याद हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया याद? बहुत बढ़िया। ये कौन लिखा है? कोमल कुमारी, बहुत बढ़िया। एक कुमारी पूनम है, मेरी से उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे सर हमारे फ्रेंड वो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, वो आगे हैं सर, आप पीछे हैं। मैंने कहा कि देखिए मेरे यहाँ सब लोग मुझे परेशान करते हैं क्लास लेने में, क्वेश्चन डाउट ज्यादा पूछते हैं जबकि डाउट होता भी नहीं है। कोई ये लिख देंगे, पूछेंगे सर ये क्यों लिखे हो, इस तरह से। तो वो बता रही थी कि आप लोग परेशान ज्यादा करते हो। सच्चाई बता रहा हूँ, पूनम से मेरी बात हुई थी, शायद वो क्लास नहीं लेने के लिए वो रिकॉर्डेड लेक्चर को देखती हैं। कुमारी पूनम नाम है उनका, ठीक है? आप लोग देखे भी होंगे, कुछ लोगों का फ्रेंड भी होंगी वो। क्यों भाई?
हाँ, बहुत लोग टाइम पास करते हैं, ठीक है, तो प्लीज आप लोग टाइम पास मत किया करो, ठीक है, टाइम पास मत किया करो ना। सीधी सी सेंटेंस है, किसी भी वाष्पशील पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती होता है। ये वाष्पशील पदार्थ है, इसका आंशिक वाष्प इसके मोल प्रभाव के समानुपाती है। ये बी वाष्पशील पदार्थ, इसका आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाव के समानुपाती है। क्यों भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, हाँ, टाइम पास बहुत होता है, यही बात। ओझा जी आपका भी चलने लगा, मुझे अनुष्का ने फोन करके बताई थी कि आपका नहीं चल रहा है। डिफिनीशन ये तो मैं आपको समझाने के लिए फिगर बनाया ताकि आप लोगों को डिफिनीशन याद हो जाए। शायद मैं डायरेक्ट डिफिनीशन को लिख दिया होता तो आप लोगों को नहीं याद हुआ होता, लेकिन हाँ, एग्जाम में आप डिफिनीशन समय रहेगा बना लोगे फिगर तो एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा ना। अनुष्का ने मुझे फोन करके बताई कि ओझा जी आपका नहीं चल रहा था, ये आप चलने लगा। धीरे सबका सही हो जाएगा, फिगर से अच्छी समझ गए। हाँ, अब चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इधर क्या ध्यान देना है सर, इधर ध्यान देना है। आप लोगों को स्टेटमेंट क्या बना है, यानी P इज इक्वल टू क्या बना है आपका, P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट ए एक्स ए P नॉट बी एक्स बी। ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस बना हुआ है आपका, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ये आपका सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, इसका ग्राफ, अलग अलग ग्राफ भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, और एक में ग्राफ भी पूछा जाता है, लेकिन मैं एग्जामिनर इसका स्टेटमेंट ही पूछने तक सीमित रहता है, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नीट वगैरह में पूछा जाता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मैं हल्का से इसके ग्राफ को बताकर आगे बढ़ रहा हूं, बस सिंपल ग्राफ। देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, दोनों एक में लिखोगे तो ग्राफ कैसे होता है, एक पे अगर लिखना चाहोगे तो ग्राफ मैं बना दे रहा हूं, आपकी किताब में भी बना होगा। देखो यह इस तरह से होता है, इस तरह से पी ए अब पीबी। मुझे बताना जरा तो, ये पीबी क्यों ऊंचे पर है, कोई दिमाग लगाकर मुझे बताना। ठीक है, और यहां पे एक्स ए जो है 1 है और एक्स बी 0 है। ठीक है, एक्स बी क्या है, 0 है, एक्स ए 1 एक्स बी 0 ना। यहां पे एक्स ए एक्स बी 1 है और एक्स ए 0 है। ठीक है, अब ध्यान देना सभी लोग, यहां पे ध्यान देना, ये इस तरह से, यह इस तरह से होता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ये जो होता है आपका, ये वाला जो होता है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है P B इज इक्वल टू P नॉट एक्स बी। ये जो होता है आपका P A इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, ये होता है ना, ये होता है। ठीक है, ये होता है, ये ग्राफ होता है। अब ये क्यों अधिक है, क्योंकि ये विलायक है, और विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है, ये तो आपको पता है। हाँ हाँ, देखो एमडी साहिल खान बता दिए। तो ये विलायक है इसलिए इसका वाष्प दाब अधिक होता है, ये विलेय इसका वाष्प दाब कम होता है, क्योंकि विलेय की मात्रा ही कम होती है। जब मात्रा ही कम रहेगी तो वाष्प दाब भी कम रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है, सिंपल होता है। अगर एग्जामिनर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, दो प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। सुनना ध्यान से, मैं लिखूंगा नहीं, ध्यान से सुन लेना सभी लोग।
अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछता है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स का नियम लिखिए, तो आप ये वाला लिखोगे। अगर पूछेगा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित राउल्स का नियम लिखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछता तो ये वाला लिखोगे। समझे, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स का नियम लिखिए, तो ये वाला आप ग्राफ बनाओगे, ये वाला पूरा क्वेश्चन लिखोगे। अगर दूसरा वाला आप लिखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि अवाष्पशील विलय या फिर अवाष्पशील विलय से संबंधित राउल्स का नियम लिखिए, तब आपको वो वाला क्वेश्चन लिखना है, पीनाट वाला। समझे 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 कि नहीं? दोनों क्वेश्चन समझ लेना सभी लोग। पहला क्वेश्चन ये इस तरह से लिख के डायरेक्ट पूछे, वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्स का नियम लिखिए, तो ये वाला लिखोगे आप। और वहीं पे क्वेश्चन में उल्टा पूछ दे आपसे कि वाष्पदाब में आपेक्षित अवनमन से संबंधित राउल्स का नियम लिखिए, तो वाला लिखोगे, सीधे सीधे पूछेगा। ठीक है। दूसरा, कभी कभी इस तरह से भी पूछ सकता, अवाष्पशील विलय से युक्त विलयन के लिए राउल्स का नियम लिखिए, तो अवाष्पशील वाला होगा तो वाला नियम, वाष्पशील वाला होगा तो ये वाला नियम। समझ गए सभी लोग? समझ गए? ग्राफ बना लेंगे एग्जाम में तो एग्जामिनर बिना पढ़े नंबर दे देगा, तो बना लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं ग्राफ के बारे में ज्यादा समझाने पे नहीं जा रहा हूं, टाइम पास होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, एग्जाम में पूछता नहीं है। तो एक बार लिख लो तो मैं आगे चलूं, तेजी से पढ़ाऊं यार, बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग। इस हिसाब से चलेगा तो मुझे 3 घंटे के ज्यादा नहीं, 3 घंटे का क्लास लूंगा 15-20 मई के बाद। 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक तो हम बहुत बिजी हैं, उस बीच में तो क्लास भी डिस्टर्ब होगी, 1-2 दिन क्लास भी नहीं ले पाऊंगा मैं। इसके लिए मैं पहले से सॉरी मांग रहा हूं, क्या करूं। हाँ, उसका भरपाई मैं 15-20 मई की बात करूंगा। 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक तो मैं बहुत बिजी हूं, इतना बिजी हूं क्या बताऊं मैं। हाँ, 1 मंथ पूरा। थोड़ा काम होने वाला है, थोड़ा काम होने वाला है इसीलिए। शादी नहीं है अनुष्का, ये इनको तो शादी ही लगी रहती है। शादी 1 महीने में होता है क्या? शादी 1 दिन में हो जाती है। नहीं, ऐसी बात है कि 1 महीने क्लास ही नहीं चले, ऐसी बात नहीं होगी। हफ्ते में 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, 1-2 दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे 18 को नहीं होगी, फिर 21-22 को नहीं होगी, मतलब इस तरह से होगी। ठीक है, मतलब जिस दिन, मतलब उसमें ये भी नहीं हो सकता कि दोनों क्लास डिस्टर्ब हो जाए। एक क्लास उसका सुबह ले लूं मैं, टाइम चेंज करके, बायोलॉजी वाले क्लास की जगह। ठीक है, लेकिन हाँ, जस्ट 15 या 20 मई के बाद एकदम मैं फ्री हो जाऊंगा, तब 3-3 घंटे 4-4 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि मई जून है, इसी 2 महीने मुझे खींचना है, तभी जुलाई में सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी जुलाई में सिलेबस कंप्लीट होगा। और 3 घंटे 4 घंटे रेगुलर पढ़ाऊंगा तभी होगा ऐसा, नहीं तो फिर नहीं होगा। मैं सोच रहा हूं इधर आप लोगों का कोई डाउट नहीं लूं, उसी समय डाउट लेना होगा तो लूंगा 18-20 मई के बाद, क्योंकि उस समय क्लास, उस समय जो आवाज भी बैकग्राउंड के आते रहेंगे। ठीक है, जुलाई में कंप्लीट करने के लिए मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। बस आप लोग साथ मत छोड़ना, 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा डेटा लगा लेना, एक्स्ट्रा डेटा ले लेना आप सभी लोग। 3-3 GB 4-4 GB 5-5 GB डेटा लेना ना, मैं 3-3 4-4 घंटे मैं तो अपना करूंगा पूरा तरीके से, और मेरा ही डिस्टर्ब होगा, सर और लोगों का डिस्टर्ब नहीं होगा, कि काम मेरे से ही है। ठीक है, पूरी अपना दम लगा दूंगा मैं, क्योंकि मैं कहा हूं इस बात को, मेरी कुछ क्रिएटिविटी है बहुत। जुलाई लास्ट तक तो मैं पूरी जान लगा दूंगा, एकदम ही जान लो, क्योंकि मेरे पास मई जून जुलाई है, मई जून जुलाई है। मई में 15 मई, आधे मई तक 15 दिन में तो खाली हो जाऊंगा। उसके बाद 3-3 4-4 घंटे क्लास तो ले ही सकता हूं सुबह। उसके बाद सभी कॉलेज वगैरह भी बंद हो जाएगी। बस आप लोग मेरा साथ मत छोड़ना बस। हाँ, विशाल सर बायो क्लास में कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ये हो गया ना, चलिए आगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक चलने से पहले मैं इसका क्वेश्चन एक लगा देता हूं। आपको तो मैं क्वेश्चन कराया था उसका वाला, राउल्स के नियम के आपेक्षिक अवनमन वाला। अब इसका भी क्वेश्चन मैं करा देता हूं कुछ। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया इसका? मैं एक क्वेश्चन लाया था इसका। एक मिनट मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूं। एक मिनट। अजय सर, फिर सुनिए, ये पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूँ, उसको थोड़ा लगाइए उसमें। तो सिस्टम में बचा के लगाइएगा, 4 न दबे, ठीक है। पीडीएफ में सेंड कर रहा हूँ, लगाइए। आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ मैं। हाँ आपको सेंड कर दूं? अच्छा, क्यूट गर्ल में मुझे प्रॉब्लम है। हाँ ये सेंड किया होगा, आशीष पे सेंड कर दो। क्यूट गर्ल ये प्रॉब्लम है, मैंने बताया ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप किसी और के मोबाइल 2-4-6 दिन के लिए भाड़े पे ले लो, ठीक है। अजय सर नाम है, भाड़े पे ले लो 2-4 दिन के लिए किसी की मोबाइल। उसके बाद तब तक मैं सही करवा दूंगा। मैं मानता हूं गलती हुई हमसे। भाड़े पे, हाँ, किराए पर। अरे देख लो, किसी का भी ले लो। अजय सर देंगे, लोगे? मैं सेंड करवा दूं यहां से। सर जल्दी से लगाइए क्वेश्चन। हो गया सर? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन लग गया सर, क्वेश्चन लग गया ना? अजय सर का चेहरा दिखाएं? चलिए दिखाएंगे, टेंशन मत लो, जल्दी दिखा देंगे। व्हाट्सएप पे देख लो, उनका नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही ना, मिलवा भी देंगे। चलो आप क्वेश्चन देख लो। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है आपका ये वाला है, मैंने लगवाया क्वेश्चन को। एक मिनट, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं क्योंकि पूछा नहीं जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप इसी तरह से लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन को पढ़ना, एक ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। हाँ, एक ही क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मैं बड़ा कर देता हूं, अब तो दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन को लगाना, एक ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, यहां से कम बनता है, इसलिए कम ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार में लगा लोगे सब लोग, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं बता दे रहा हूं, मान लो एग्जामिनर के दिमाग में खटक गया, क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक क्वेश्चन आप लोग किए रहोगे तो आदत बना रहेगा, तो कर लोगे आप लोग। चलो लगाओ क्वेश्चन, जवाब बताओ मुझे, आंसर बताओ इसका। देखो क्वेश्चन में क्या है, 2 विलियन ए और बी है जिनका वासदाप क्रमशः 80 मिमी और 60 मिमी है। 2 विलियन ए है और विलियन बी है जिनका वासदाप बी है। ए का वासदाप पी ए कितना, 80 मिमी है ना, ए का, और बी का वासदाप पी बी 60 मिमी है, ठीक है। ए का वासदाप 80 मिमी, बी का वासदाप 60 मिमी है। ये जो है आपका
ये 3 मोल है, 3 मोल है, और बी जो है आपका ये 2 मोल है। ये आपका 3 मोल, बी जो है आपका 2 मोल है। ए जो है 3 मोल, बी आपका 2 मोल है। देख लो किसका आंसर सही आया है। अब आपसे पूछा है कि कुल विलयन का शुद्ध वाष्पदाब क्या होगा। शुद्ध वाष्पदाब P इज इक्वल टू क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। अभी आपने बताया था कुल विलयन का शुद्ध वाष्पदाब। देखो मैं ये क्वेश्चन ऐसा लाया हूं ताकि कभी कभी आपका P का आंशिक वाष्पदाब पूछे तब पर भी आप लगा लोगे इस क्वेश्चन में, अब पीबी का वांशिक वाष्पदाब पूछे तब पर भी इस क्वेश्चन में लगा। मतलब एक क्वेश्चन से सब प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो ए का मोल, ए का मोल निकालो, ए का मोल क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मोल, ए का मोल प्रभाज्य यार क्या होगा यहाँ पे, एक्स ए का मोल 3 हो जाएगा अपान दोनों का मोल 3 प्लस 2 यानी 3/5 हो जाएगा। इसी तरह से बी का मोल निकालो, एक्स बी मोल प्रभाज, एक्स बी क्या हो जाएगा, बी का मोल 2 अपान 3 प्लस 2 मतलब 2/5 ये हो जाएगा। 3/5 2/5 ये हो जाएगा, क्यों है ना, 3/5 2/5 ये हो जाएगा। ठीक है, ये ए का मोल हो गया या बी का मोल प्रभाज हो गया। अब देखो ए का जो शुद्ध वाष्पदाब दिया 80 मिमी, बी का 60 मिमी रखेंगे यहाँ पे, पी का ए का शुद्ध वाष्पदाब 80 गुणे एक्स ए का वैल्यू देखेंगे 3/5 प्लस 60 गुणे एक्स बी का वैल्यू रखेंगे 2/5। ठीक है, देखो इसे काटेंगे पीटेंगे हम लोग, आइए काटते पीटते हैं। 50 80 और 60, ये बताओ काटो, इसको काटो कितना आएगा बताओ। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शक्ति 16 25 80 हो जाएगा। ये देखो 12 25 60, ये क्या हो जाए 16 3 48 और ये 12 दूनी 24। भाई कौन गया, ये कितना आएगा 72, कौन कह रहा था 360 आएगा, बताओ 72 इसका कुल वाष्पदाब आएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तब। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। हेडिंग करिएगा आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। देखो अगर आप बुक में देखोगे तो बहुत ज्यादा इसके बारे में लिखा होता है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिंपल आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसको मैं हाइड करता हूं, क्यों, क्योंकि सर क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाएगा आदर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। ठीक है, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, तो आप लिख लोगे, कोई बड़ी बात ना। ठीक है, तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जो लगभग सभी दशाओं में, जो लगभग सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। वह विलयन जो लगभग सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। वह ऐसे विलयन जो लगभग सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लें, अरे यार समझ लो, आदर्श लड़का जो सभी दशाओं में अपने मम्मी पापा की बातों को फॉलो करता है। आदर्श लड़का तो वही होगा ना जो सभी दशाओं में अपने मम्मी पापा की बातों को फॉलो करता है, जो कि यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो यहाँ पे CH3OH ले लो, ठीक है, और C2H5OH ले लो। देखो
कैसे पहचाना जाता है आदर्श विलयन है? इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह जिसे हिंदी में कहते हैं, वह समान होता है। लेकिन आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहा जाता है, क्रियात्मक समूह किसे कहा जाता है, जो कि कक्षा 11 में पढ़ना था, जो कि कक्षा 11 में पढ़ना था, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा नहीं, किताब में दिया था, तो कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, ये होता है। आप ये भी लिख सकते हो बेंजीन और फिनाल, ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ये होता है ऐसे विलयन जो लगभग सभी दशाओं में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उसे आदर्श विलयन कहा जाता है, उसे आदर्श विलयन कहा जाता है। जैसे आपका मिथनॉल और इथेनॉल है, बेंजीन और फिनाल है। ठीक है, इसमें क्रियात्मक समूह समान है, इस तरह से ये भी समझ सकते हो। नहीं तो सीधे आप एग्जाम्पल सहित याद रख लेना, एग्जाम्पल के साथ में 1 नंबर में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग कर लेना अनादर्श विलयन। क्या? अनादर्श विलयन। नेक्स्ट हेडिंग करना सभी लोग, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन क्या होता है बताओ? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अनादर्श विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। समझे? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, जैसे आप लोग हो, ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां, जो खासकर लड़कियां जो मम्मी पापा के बात कभी मानती ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनादर्श लड़कियां कहती हैं, अनआइडियल गर्ल्स कहेंगे। इसमें कोई नहीं आइडियल्स गर्ल्स है, सब अनादर्श गर्ल्स हैं, मतलब अनआइडियल गर्ल्स है। ठीक है ना? जो कहेंगे ये मत करो, वो जरूर करेंगे। बताओ, जो आप लोग करती हो, घर वाले कहते हैं क्या करने के लिए, इजाजत देंगे क्या? इजाजत देंगे क्या घर वाले करने के लिए? कभी नहीं देंगे इजाजत, मार के घर से भगा देंगे। है ना? तो इसे अनादर्श विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखना है, देखो CH3, एग्जाम्पल लिख लो सभी लोग, COCH3। अभी नाम इसका नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अभी नाम बताऊंगा तो याद करना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट लिख लो, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएगा। ठीक है ना? समझे? है ना? C2H5 OH प्लस H2O। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, तब याद हो जाएगा नाम। HCl प्लस H2। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल है, याद रख लेना सभी लोग। क्यों भाई? ठीक है, बताओ, ये याद हो गया सभी को? भूख लगी है तो खा जाओ मुझको, किसी को पकड़ो, खा जाओ बगल अगल में। बताओ, इतना लिख लो सभी लोग, फटाफट फटाफट लिख लो। फटाफट लिख लो।
अब हेडिंग करिएगा सभी लोग। तो आगे सभी लोग हेडिंग करिएगा स्थिर क्वांथी विलयन। ये भी एक नंबर में परिभाषा कभी कभी पूछा गया है, ठीक है, मैं बता देता हूं। स्थिर क्वांथी विलयन, देखो बहुत खतरनाक लड़के होते हैं स्थिर क्वांथी विलयन वाले। स्थिर क्वांथी, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, इसी तरह से हिंदी लिखा जाता है ना, स्थिर क्वाथी विलयन। इसे इंग्लिश में लिख लो, क्योंकि इंग्लिश मुझे ज्यादा आती है। एजियोट्रॉफिक सॉल्यूशन इसे कहा जाता है, एजियोट्रॉफिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। आप में से जैसे दो लड़कियां हैं, मान लो लड़की ए होगी लड़की बी होगी, किसी को ले लेते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है इसमें लड़की, ठीक है। मान लो दो लोग हैं, ए है और बी, ए है और बी, ठीक है। यह आपका बुरा लड़का था, बुरा था, या बेड था, ठीक है, ये गंदा था, ठीक है। और बी आपका थोड़ा अच्छा था, थोड़ा अच्छा था, बात समझ लेना। ए बुरा था, बी अच्छा था। ए क्या था, बुरा था, बी अच्छा था। बी फॉर बेस्ट, ए फॉर डर्टी, डर्टी मत कहो बेड कहो, डर्टी कहोगे तो ज्यादा गंदा हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस होता है। ए बुरा था, ए बेड था, और बी बेस्ट था, अच्छा था, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों, ये मान लीजिए आपका कहीं से गया, ये मान लीजिए अपने गांव से गया पढ़ने के लिए, गया अपने गांव से पढ़ने के लिए, कॉलेज में गए दोनों लोग। कॉलेज में जाने के बाद इन दोनों में क्या हो गई, जय वीरू वाली दोस्ती। कौन सी दोस्ती भाई, जय वीरू वाली। अब दोनों साथ में रहने लगे, साथ में उठने लगे, साथ में सब काम करने लगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिससे उनका फ्यूचर बर्बाद होता है। क्या फ्यूचर बनता है, सब काम करने लगे, साथ में एक कमरे में रहने लगे। पहले तो दोस्ती नहीं थी, एक अलग गांव से गया था, एक अलग गांव से गया था, गए थे कहीं पढ़ने के लिए, लेकिन जाके पढ़ने के सिवा बाकी सब काम करने लगे। गए थे पढ़ने के लिए घर से, लेकिन वहां जाने के बाद पढ़ने के सिवा बाकी सब काम करने लगे। इसे आप लड़के भी समझ सकते हैं, लड़कियां भी समझ सकती हैं, लेकिन इन सभी काम में कौन आगे रहता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही जानते हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो अच्छा था, नहीं ये तो या बात बात बदल सकते हैं। ए क्या था, ए मतलब अच्छा था, अच्छा था, और बी मतलब बुरा था। और मुझे ही बनाना, किसी को कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ए अच्छा था, बी बुरा था, मिलकर जब ए बी दोनों रहने लगे तो क्या, ए भी थोड़ा सा बुरा हो गया, बी थोड़ा सा अच्छा हो गया, मतलब कुल मिलाकर सब बुरा बुरा हो गए, बेकार हो गए। भाई अब यही बात है, क्या करेंगे, दोस्ती की असर होती है, इसीलिए मैं कहता हूं दोस्त अच्छा बनाना चाहिए। ये बिगड़ गया और बी, ए बिगड़ गया और बी थोड़ा सा बन गया, कुल मिला जुला के मिक्सअप हो गए, कुल मिला जुला के मिक्सअप हो गए। इसका पहले एग्जाम में 90 प्लस आता था, इसका एग्जाम में 60 से कभी अधिक नहीं आया था। इसका 90 प्लस आता था, इसका एग्जाम में 60 से कभी अधिक नहीं आया था, 10th की बात कर रहा हूं। अब जब ये साथ में रहने लगे, 12th का रिजल्ट आया तब दोनों का 70 आया, दोनों का 70 आया। भावनाओं को समझना, दोनों का 70 आया। मेरी भावनाओं को समझना तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अब मैं ये चीजें देखा हूं, मैं ये चीजें देखा हूं, कुछ ऐसे तेज बच्चे जो कि अपने को तेजू खान बनते हैं, बच्चे नहीं होते, लड़कियां इसमें ज्यादा आगे होती हैं। जो बात है मैं कह देता हूं, किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, वो दिखाती है कि मैं तेज हूं और खूब तेजी से बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं, साल भर चला जाता है, चला जाता है। जब लास्ट में मॉक टेस्ट होता है, मतलब फाइनल टेस्ट होता है पूरे चैप्टर को, तो मुझे यह पता चलता है कि जो बच्चा आगे बैठता था या जो लड़की आगे बैठती थी, तेजी से बोलती थी, मॉक टेस्ट में उसका नंबर कम होने लगा, और जो बच्चा पीछे बैठता था, कोने में बैठकर पढ़ाई करता था, लिखता था, मेहनत करता था, उसका नंबर अधिक आने लगा। ये होता है लास्ट में, ये मैंने कई बार देखा है। बोर्ड में वही रिजल्ट में तब्दील हो जाता है, जो था अच्छा वो कम हो जाता है, जो था बुरा उसका बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसा होता है,
तब ये कहा जाता है ये तो पढ़ने में अच्छा था, परसेंटेज कैसे गड़बड़ हो गया, एग्जाम ने कॉपी नहीं चेक किया होगा ठीक से। सच्चाई यही होती है कि वो अच्छा होता है, टीचर उसको अच्छा करते हैं, उसको लगता है मैं अच्छा हूं, एटीट्यूड आ जाता है, फिर घर में पढ़ाई हो जाती धीरे धीरे कम, और जो बुरा था उसका मैं तो बुरा हूं, वो मेहनत करता रहता है और उसका हो जाता है अच्छा। यहाँ पे घाटा किसका हुआ, इसका तो 60 आ रहा था, अब तो इसका 70 आया है, इसका 90 आ रहा था, इसका 90 आ रहा था, ये तो 70 पे आ गया। हाँ, एक का लॉस हुआ है। तो लॉस किसी का भी हो, मैं जो समझाना चाहता हूं आप लोग समझ चुके हो इस क्वांटिटी विलियन में कि 2 विलियन है ए और बी, जिसमें जिन दोनों का क्वोथनांक अलग अलग है, इसका क्वोथनांक अलग है, अलग है, और जब इन्हीं दोनों को मिलाया जाता है ना, ये दोनों का क्वोथनांक कुछ डिफरेंस हो जाता है, दोनों का क्वोथनांक समान हो जाता है, ऐसे विलियन को कहा जाता है एस्टिक क्वांटिटी विलियन। जो बात है यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को, ऐसा विलियन जिसमें सभी पदार्थों का क्वोथनांक एक समान हो जाए उसे एस्टिक क्वांटिटी विलियन कहते हैं। ठीक है, यही 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 परिभाषा में जो समझाना था, डिफिनेशन लिखाना था। ऐसा विलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थ, मैं पूरा नहीं शार्ट में लिखवा देता हूं, ऐसा विलियन क्या लिखा हूं, ऐसा विलियन जिसमें सभी पदार्थ का क्वोथनांक समान हो जाए, जिसमें सभी पदार्थ का ऐसा विलियन जिसमें सभी पदार्थ का क्वोथनांक समान हो जाए, क्या कहता था, स्थिर क्वाथी विलियन कहलाती है, एजियोट्रॉफिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, ऐसा विलियन जिसमें सभी पदार्थ का क्वोथनांक क्या समान हो जाए उसे स्थिर क्वाथी विलियन कहा जाता है। यही तो परिभाषा है, यही तो मुझे समझाना था कि 2 लोगों को मिलाया, विलियन का क्वोथनांक समान हो गया ना। बोलो, ऐसी बात नहीं है। बताओ, लिख लिए सभी लोग, लिखो। याद हो गया, विलियन ऐसा जिससे 2 या 2 से अधिक लोगों को मिलाने के बाद उनका क्वोथनांक समान हो जाता है, उसे एजियोट्रॉफिक विलियन कहते हैं। बताओ, हो गया याद? नेक्स्ट करें, चलिए। अभी इसका भी किताब में देखोगे, इसका भी 2 प्रकार दिया हुआ है, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि स्थिर क्वांटिटी विलियन का ही परिभाषा पूछा जाता है एग्जाम में। और दूसरी बात, कभी कभी धनात्मक हिस्टोग्राफी और ऋणात्मक पूछा जाता, तो इसके लिए ऋणात्मक था क्योंकि 90 से 70 आ गया था, इसके लिए 60 से 90 60 से 70 हो गया, इसलिए धनात्मक हो जाता है, तो नहीं पढ़ रहा हूं उसके चक्कर में, है ना। आगे चले हम, नेक्स्ट चलें, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा आप लोग। ठीक है, अब आप लोग यार कचरा पढ़ चुके हो, मतलब कचरा साफ हो चुका है, अब मोस्ट टॉपिक चलना है, अच्छा टॉपिक चलना है। ठीक है, अब आप लोगों का जरूरत आएगा मोललता का। तो हमने वाष्पदाब में हमने क्या पढ़ रहे थे, द्रव में अणुसंघ गुणधर्म पढ़ रहे थे, अणुसंघ गुणधर्म ये पढ़ रहा था हमने। इसमें से पहला पराशर दाब पढ़ा हमने अच्छे से। दूसरे नंबर पे हमने वाष्प दाब में
अपेक्षित अवनमन पढ़ा, ठीक है। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ेंगे अब क्वथनांक में उन्नयन। ये दोनों हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। कुछ लोग करे थे सर आप इसको पढ़ाते नहीं हो अच्छे से, मैंने 2 टॉपिक पढ़ चुका। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। इजी है टॉपिक, बहुत ही आसान है। बस आपको एक चीज निकालने आना चाहिए, मोललता। क्या निकालने आना चाहिए? मोललता, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया था, पढ़ाया था। अगर ये मोललता आपको निकालने आएगा तो पूरा टॉपिक आपके लिए एकदम कौड़ी के 3 के बराबर है। सेकेंडों में आप पूरे टॉपिक को, पूरे न्यूमेरिकल को कर लोगे। बस मोललता निकालने आना चाहिए। बस मोललता अगर निकालने आया तो पूरा टॉपिक आप सेकेंडों में उड़ा ले जाओगे। समझे? सेकेंडों में पूरी टॉपिक उड़ा ले जाओगे भैया। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या? क्वथनांक में उन्नयन, इंग्लिश में कहा जाता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग करना क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग करना क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। देखो भाई, मैं कुछ बातें सिंपल और सरल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहले ये जान लो, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन पढ़ते रहेंगे। देखो, पहले प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन आपको करने में कोई भी परेशानी होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखा है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग थूक लगा के उड़ा देते हो, क्यों भाई? हाँ या ना? ये क्वेश्चन आप लोग कर ले जाते हो कि नहीं? जली विलियन में किसका क्वथनांक अधिक करके बता दो भाई। अरे ये वालों को मारेंगे गोली हम, ठीक है, जो ये लिख रहे हैं। देख लो भाई, सबका आगे। तो इसके लिए आपको क्वथनांक उन्नयन पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना किसके लिए है सर? पढ़ना इसके लिए, थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना है। ये क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब तो आगे का पढ़ोगे। और पढ़ना किसके लिए सर? पढ़ना है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आपको क्वथनांक उन्नयन पढ़ना होगा, तभी कर पाओगे। कुछ लोग करें सर आप क्वेश्चन नहीं देते हैं। अब कितना क्वेश्चन देने लगा हूं मैं। ये देखो, ये क्वेश्चन लगाना, इसके बाद देखो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ प्रैक्टिस के लिए ला दिया हूं। मैंने कहा ना 10 आ जाने दो सर, क्वेश्चन ही क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐप पर मिल जाएंगे आपको पूरा, है ना। तो हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना होगा। ये तो क्वेश्चन सिंपल है, कर लोगे आप सभी लोग ना। ये तो क्वेश्चन सिंपल है। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था, ऐसे क्वेश्चन में अगर कहीं पर 1% ग्लूकोज दिया है, 1% फ्रक्टोज दिया है, तो ऐसे चीजों को नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आयनित नहीं होते हैं। आपको लेना किसको है? 1% NaCl को लेना है और CaCl2 को लेना है। यहाँ पे किसका क्वथनांक अधिक ये पूछा है, तो सीधे आपको NaCl को तोड़ना है, तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा, 2 अणु होंगे। यहाँ पे Ca2 प्लस Cl माइनस में टूटेगा, 2Cl माइनस में, यहाँ पे 3 अणु होंगे। भाई साहब, जहां अणु संख्या अधिक वहां पे अणु गुणधर्म अधिक, तो यहाँ पे C वाला आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके वासदाब में भी बनते हैं, हिमांक में अवनमन में भी बनते हैं, पराशर दाब में भी बनते हैं, हर जगह बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर लोगे ना। तो इसके लिए आपको कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं। पढ़ने की किसके लिए जरूरत है, मैंने फिर से बता दूं। देखो, ये वाले क्वेश्चंस के लिए पढ़ने की जरूरत है, और ऐसे न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए जरूरत है। ये मत सोचना कि न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। भर भर के थैली में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए इसे स्किप मत करना, ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। समझ गए? ध्यान से सुनना और ध्यान से ही पढ़ना, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग क्वथनांक के बारे में जानेंगे। क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले हम लोग क्वथनांक के बारे में जानेंगे। क्वथनांक के बारे में जानेंगे, क्वथनांक किसे कहा जाता है। आप लोग जानते हो क्वथनांक किसे कहा जाता है? बताओ
अरे भाई क्या हो गया, बच्चे कम हो गए तो जाने दो। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैंने क्या कहा आपसे कि अप्रैल में 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, हम ही और आशीष सर दोनों लोग डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा सा काम है कुछ। उसके बाद लंबी लंबी क्लासेज होंगी 15 मई के बाद, 3 घंटे 4 घंटे, तो ऐसे भागेंगे तो कौन क्लास देगा बताओ। तो मैं ये मत सोचना कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ा के जाऊंगा, क्योंकि मैंने पैसा लिया है तो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, जुलाई लास्ट तक, ठीक है। लेकिन हाँ आप सोच लेना आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए, अभी आज मैं 2-3 दिन से क्लास नहीं लिया था, मैं सोचा कोटा पूरा करूं, तो आप लोग भाग रहे हो, बताओ हम क्या पढ़ाऊं आप लोगों को। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन यह, जिस ताप पे द्रव उबलता है, भाई ये उबलने वाली बात मत कहा करो, क्योंकि ये बचपन में आप पढ़े थे, अब आप बड़े हो चुके हो। अरे यार आप बड़े हो चुके हो, सीधे सीधे अगर आप लोगों की शादी वगैरह हो जाए तो बच्चे भी हो गए होते, इतना बड़े हो चुके हो, सच्चाई ये है। तो ये बचपन वाला, ये बचपन वाली कहानी भूल जाओ सभी लोग, ठीक है। पिघलता है कुछ लोग कह रहे हैं, सच्चाई ये है। क्यों भाई नहीं हुए होते, किसी को शक है इसमें क्या, किसी को शक है क्या इसमें, इस बात में किसी को शक है? 5-10 हो गए होते, देख लो यहाँ पे, नो ना, क्यों जानवी नहीं ना, बात सही है, ठीक है। तो देखो क्वथनांक किसे कहा जाता है, वह निश्चित ताप जिसपे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है, ठीक है। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिसपे द्रव का वाष्प दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहते हैं। ये परिभाषा है, वह निश्चित ताप जिस पे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। वह निश्चित ताप जिसपे द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्या कारण है कि पहाड़ों पे जाने पर दाल जल्दी बन जाती है, क्या कारण है कि पहाड़ों पे जाने पर दाल जल्दी बन जाती है, कुछ समझे हो कभी, किसी को पता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं भाई, जैसे जैसे हम लोग का परान ऊपर की ओर जाता है, क्या हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम होता है। जब वाष्प दाब कम होगा तो कम ताप की आवश्यकता होगी इसे क्वथनांक पॉइंट तक पहुंचने के लिए या उबलने के लिए, है ना भाई। ऊपर जाने पे वाष्प दाब कम होता है, कम ताप की आवश्यकता होगी क्वथनांक के लिए, इसलिए कम कम टेम्परेचर पे ही दाल उबल जाता है, दाल बन के तैयार हो जाती है और आप लोग खाने लगते हैं पहाड़ों पर। क्या कारण है कि आप लोग अगर कोई छोटी सी दीवार है इस पे चलते हो तो आसानी से दौड़ जाते हो, लेकिन यही दीवार अगर इतनी ऊंची हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, उस पर 4 कदम चल के देखो, कुछ लोग तो गिर जाएंगे नीचे, कुछ लोग गिर जाएंगे। क्यों? नीचे था तो वाष्प दाब अधिक था, सब ओर से दाब आपको बनाया लगा था, तो इसलिए आप नहीं गिर रहे थे। लेकिन वही ऊपर जाने पर दाब इधर उधर से कम हो गया, ढंगा जाओगे, इधर उधर ढंगा जाओगे, टूट जाएगा हाथ पैर, डर के मारे नहीं, ये उसका कारण है। तो ये ऊपर जाने पर वाष्प दाब कम होता है, तो यहाँ पे क्वथनांक का परिभाषा हमने पढ़ा
जिस दाब पे द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। तो ऊपर जाने पे द्रव का वाष्पदाब कम हो जाता है तो ताप भी कम हो जाएगा। हाँ, समझे सभी लोग? सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल चीजें हैं ना, सिंपल चीजें। तो वाष्पदाब किसे कहता है? वह निश्चित ताप जिस पे द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे वाष्पदाब कहा जाता है, उसे क्वथनांक कहा जाता है। वह निश्चित ताप जिस पे द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। समझे? याद हो गया सभी को? चले आगे। क्या करें, छोड़ दें? अब ना सर, गुड नाइट एडवांस में। जानवी, आपको नींद आ रही है? आपका कौन रिश्तेदार है भाई? चलिए छोड़ ही देता हूं आप लोगों को, नहीं कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आदत डाल लो लंबे लंबे पढ़ने के लिए। मैंने कहा ना आप लोगों को मई में आपको 3-3 घंटे की क्लास दूंगा। 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक हम लोग डिस्टर्बेंस होंगी हम लोगों की क्लासेस, उसके बाद हम लोग बहुत ही लंबे लंबे क्लासेस देंगे, ठीक है? जानवी, बात कर लो, ठीक है? ठीक है, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।